अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खलील रज़ा है और मैं एक एनर्जी एफिशिएंसी एंथुसियास्ट हूँ। और आज हम आपके लिए एक्सपर्ट को लेके आए हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस बताएंगे और उसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। और ये क्यू एंड सेशन हम आपके लिए लाए हैं फ्रॉम दी नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक फेडरल फोकल एजेंसी है जो कि तवानाई के बेहतर यूज़ और उसको किस तरह बचत की जा सकती है ऑन वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। और आज जो हमारा क्यू एंड ए सेशन है ये फोकस करेगा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। हमारे साथ हैं मोहम्मद उमर साहब जो कि मैनेजर टेक्निकल हैं नीका में, और आज हमें वो बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो कि गाड़ियाँ, बसेस एट्सेट्रा, उसमें हम किस तरह एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच उमर साहब। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वो क्या मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है और उसको हम किस तरह बेहतर किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया खलील साहब इनवाइट करने के लिए। सर बेसिकली जो हम अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा मेन फैक्टर जो हमारे पास इनएफिशिएंसीज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो हमें लेके आती हैं वो है हमारा जो हमारी जो फ्लीट है हमारी जो वो सारी आउटडेटेड है। अगर आप ये देखें कि अभी भी हमारी रोड्स के ऊपर पुरानी से पुरानी गाड़ी 1980s की जो पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑब्सलीट हो चुकी हुई हैं, लेकिन अभी भी आप देखें मार्केट के अंदर रोड्स के ऊपर हमारी मौजूद है। तो जिस तरह गाड़ी पुरानी होती जाती है उसके मेंटेनेंस पे भी हम उस तरीके से ध्यान नहीं देते। और एक जाहिर बात है, एक लाइफ होती है हर एक व्हीकल की, हर एक पार्ट की, हर एक इक्विपमेंट की, मशीन की एक लाइफ होती है। जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं तो जाहिर बात है आपका फ्यूल भी ज़्यादा ले रही होती है, उसकी वजह से आपकी पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रही होती है। और जो हमारे ट्रेंड्स हैं कि जो हम ट्यूनिंग्स वगैरह पे उस तरीके से हमारे मुल्क में कंट्री में उस तरह से फोकस नहीं किया जाता, उस तरीके से फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो उसकी वजह से जो हमारी ये ऑब्सोलीट किस्म की और जो हमारी आउटडेटेड व्हीकल्स हैं, तो ये जो है ना इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट के अंदर जो है ना इनएफिशिएंट है हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अगर आप ले लें। इसी तरीके से अगर आप ये देख लें कि हमारा जो मेन और जो इशू है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। हम लोग ज़्यादातर रिलाई करते हैं प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर ही रिलाई कर होते हैं। अब बड़े बड़े सिटीज़ जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वहाँ तो फिर भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन आप थोड़े से आउटस्कर्ट्स के अंदर चले जाएँ तो वहाँ कोई वाली फैसिलिटीज़ नहीं है। तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग रिलाई कर रहे होते हैं प्राइवेट व्हीकल्स पे, जिसकी वजह से हमारी फ्यूल कंजम्पशन और हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो दिन ब दिन जो है ज़्यादा होता जा रहा है। और इसी तरीके से अगर आप एक और इसमें मेन चीज़ आप देख लें कि जो हमारा रोड का स्ट्रक्चर है, आप लेट से आप पीक टाइम पे देख लें, जो आपका मॉर्निंग का टाइम होता है या आप इवनिंग का टाइम होता है, आप उसका निकलते हैं तो आपकी सारी मेन रोड्स जो होती हैं वो आपकी फुल टाइम चौक चौक हुई हुई होती हैं। हम लोग यूज़ टू होते हैं एक ही रोड को ट्रैवल करने के लिए। हम ये नहीं देखते कि उसका अल्टरनेटिव रोड्स कौन सी। मे भी हो सकता है कि जिस रोड से मैं डेली ट्रैवल करता हूँ वहाँ रश होता है, लेकिन उसके सब्सिक्वेंटली अगर उसकी कोई सर्विस रोड है या कोई और रोड प्लान भी हो सकता है मेरा कि जिससे मैं जाऊँ तो मुझे उस तरीके का रश नहीं मिले, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो सीधा सीधा रास्ता तो उसको अडॉप्ट करते हैं। तो हर कोई यही सोच पे लेके चलता है, तो जिसकी वजह से हमारी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर यही होता है कि आप देखेंगे आप जितना ज़्यादा आप गाड़ी को स्टॉप कर रहे हैं, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, आपकी फ्यूल कंजम्पशन उतनी ज़्यादा बड़ी होती है। जितना आपका आइडल टाइम ज़्यादा होता है गाड़ी का, वो भी आपका डायरेक्टली जो आपका फ्यूल कंजम्पशन पे इम्पैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल ज़्यादा बर्न हो रहा होता है, आपकी लॉसेज ज़्यादा हो रहे होते हैं। जो आपके एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो आप गैसेज वगैरह हम निकाल रहे, जिस तरह के हम अभी भी कहा जाता है क्लाइमेट अफेक्टेड रीजन के अंदर हैं, तो वो जितनी भी आपकी गैसेज होती हैं जो आप ज़्यादा इनएफिशिएंट बर्निंग की वजह से गाड़ी से निकाल रहे होते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उनको भी डैमेज कर रहे होते हैं। और जो हमारी अपनी कॉस्ट पे भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा होता है कि हमारी फ्यूल कंजम्पशन जो है हमारी व्हीकल्स की वो ज़्यादा बड़ी होती है। और एक जो सबसे बड़ा रीज़न मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे इनएफिशिएंट है हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर के, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आप ये देखें कि ज़्यादातर लोग जो हैं, जैसे ट्यूनिंग का आपका पहले मैंने बताया कि हमारा ट्यूनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग ट्यूनिंग करवाते ही नहीं है। मैक्सिमम ये होता है कि आपने ऑयल चेंज करवा लिया, फ़िल्टर चेंज करवा लिया। इसी तरीके से जो आपके एयर फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं, हम क्लीनिंग का उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बस हमने 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या जनरली देखा जाता है कि 5000 किलोमीटर चलने के बाद जो हम जाके ऑयल चेंज करवाते हैं तो उसी वक्त हम फ़िल्टर जो है उसमें हवा लगवा रहे होते हैं या उसको क्लीन करवा रहे होते हैं। हालाँकि हम जैसा हमारे लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से गाड़ी के लिए भी जो क्लीन एयर है वो बहुत ज़रूरी है प्रॉपर बर्निंग के लिए। तो हम इस चीज़ को, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं इस चीज़ की कि हम अपना जो एयर फ़िल्टर होता है उसको लेट से ऑयल चेंज करने के अलावा भी अगर हम देखते हैं, लेट से हम लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं या लेट से जैसे आप लाहौर की बात करें कि ऐसे सिटीज़ में बात करें ज़्यादा एयर पोल्यूशन ज़्यादा होती है, तो हमारे एयर फ़िल्टर ज़्यादा जल्दी गंदे हो रहे होते हैं। तो हम हालांकि उसमें इतना टाइम नहीं लगता कि हम एयर फ़िल्टर निकाल कर उसमें खाली हवा भी भरवा लें, तो इससे ये होता है कि गाड़ी में जो आपकी फ्यूल की बर्निंग हो रही होती है आपकी, वो आपकी बेटर हो सकती है।
तो इस तरह की अवेयरनेस नहीं है। इसी तरीके से आपको ड्राइविंग सेंस वगैरह की नहीं है हमें। हम लोग जो है जब ड्राइव कर रहे होते हैं कि हम चारों चारों शीशे नीचे कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा एयर ड्रैग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो अवेयरनेस है, जो एक आम यूज़र को नहीं पता होती कि जी लेट्स से अगर मैंने एफिशिएंट तरीके से ड्राइविंग कैसे करनी है, वो डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट कर रही होती है हमारी इनएफिशिएंसीज़ के अंदर कि जी हम अपने फ्यूल भी ज़्यादा बर्न कर रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है फ्यूल ज़्यादा बर्न हो रहा है, एक तो एटमॉस्फेयर तो तबाह हो ही रहा है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हम पे आ रहा होता है कि इसके जो हमने कॉस्ट पे करनी है वो हमने अपनी पॉकेट से करनी है। तो अगर हम लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस और एजुकेट अगर उनको कर दिया जाए कि एफिशिएंट ड्राइविंग वेव्स कैसे कैसे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है कि हम अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी हद तक जो इनएफिशिएंसीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सारे इनएफिशिएंसी के नताइज पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कैसे पड़ रहे हैं और नीका इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? सर इसका जैसा आपको पता है कि हमारा जो सबसे अभी भी आप देखें जो ओवरऑल जो हम फ्यूल इंपोर्ट कर रहे होते हैं कि उसके अंदर तकरीबन 30% जो आपका जो शेयर है एनर्जी का वो सारा आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। और अगर आप फ्यूल इंपोर्ट बिल की आप बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट बिल है वो आपको डायरेक्टली जो आपका फ्यूल इंपोर्ट में ही लगता है। इसका जो इम्पैक्ट इस तरह पड़ता है हमारी इकॉनमी के ऊपर भी, जैसे आप देखें जो हमारा इंपोर्ट बिल है तो मैक्सिमम जो हमारा एनर्जी मिक्स है अगर उसके अंदर भी हम देखें तो जो हमारी इंपोर्ट बिल का तकरीबन एनर्जी कंजम्पशन का जो है 30% जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जा रहा होता है। और अगर हम इंपोर्ट बिल की पर्टिकुलर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट बिल जो है आपका वो आपको जो फ्यूल आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसी के मद के अंदर आपको पे करना पड़ होता है। तो अगर हम अपने जो फ्यूल जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो उसकी कंजम्पशन है अगर हम उसको रिड्यूस करें तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है ना वो हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर जाएगा। इसी तरीके से जो है इन्हीं इन एफिशिएंसीज़ को एड्रेस करने के लिए निका ने जो अपनी पॉलिसी और एक्शन प्लान बनाया हुआ है उसके अंदर भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। जो आप हमारा जो थर्ड मेजर सेक्टर जिसको हम फोकस करें वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसके अंदर हम यही फोकस करें जिस तरह के हमने ट्यूनअप सेंटर्स की बात की। पहले भी निका जो था उसने एनरकॉन के नाम से काफ़ी ट्यूनअप सेंटर्स वगैरह लगाए थे, तो उसका फोकस यही था कि लोगों को एजुकेट किया जाए और प्रॉपर ट्यूनिंग की जाए। तो इसी तरीके से ट्यूनअप सेंटर स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। इसी तरीके से अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है। तो उसके अंदर भी जो उसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका मैंडेट जो है वो निका को ही दिया गया है। निका भी उस पर एक्टिवली काम कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो है जो आपके चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इन पाकिस्तान में, उसको एक तो इस्टेब्लिश भी किया जाए और इसके बाद उसके असेस भी प्राइस। जिस तरह आप अभी भी देखें तो पॉलिसी 2019 में आई थी, लेकिन अभी तक जो है अगर आप लेट्स आप कैपिटल की भी बात करें 2 से 3 चार्जिंग स्टेशन है अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो निका इस पर भी फोकस कर रहा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अल्टरनेटिव फ्यूल्स जो हैं उनको किस तरीके से जो है उनको प्रमोट किया जाए और लोगों को कन्विंस किया जाए कि किसी तरीके से वो आइस से शिफ्ट होकर जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए, उस पर जाया जाए। तो मेन इसका फोकस ये है कि किसी तरीके से भी जो आपका फ्यूल का इंपोर्ट बिल जो है ना उसको रिड्यूस किया जाए। तो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं इनका डायरेक्टली फोकस जो कर रही हैं, जो टारगेट कर रही हैं, वो हम इसी पे कर रहे हैं कि जो आपका हम फ्यूल एक्सपोर्ट करें जो बहुत बड़ा हमें एक उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है हर साल हर महीने के अंदर, तो उसको किसी तरीके से रिड्यूस किया जा सके। राइट, वेरी वेल सेड। ये बताएं कि आपने बहुत सारे इनएफिशिएंसीज़ को हाईलाइट किया, वो क्या सिंपल इक़दामात हैं बट इफ़ेक्टिव मेजर्स जो कि आम कंज्यूमर, एक ड्राइवर, इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट फ्लीट मैनेजर ले सकते हैं इन इनएफिशिएंसीज़ को दूर करने के लिए? वेरी वेल सेड, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। इसमें ना बेसिकली वही जिससे मैं अवेयरनेस की बात करूँ कि फॉर एग्जांपल के लेट्स से हम जब भी कोई ट्रैवल प्लान करते हैं अपना, हाँ तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी होगी हम लोग इस पर फोकस नहीं करते कि लेट्स से अगर मैंने किसी जगह पे जाना है तो मैं अगर एक दफ़ा मैप को देख लूँ कि फाइंड क्या मैं उस लोकेशन पे जा रहा हूँ तो उसमें ट्रैफिक की कंडीशन क्या है, कौन सी रोड या कौन सा रास्ता मैं अपनाऊंगा तो मुझे कम से कम जो है टाइम पे वहाँ पहुँच जाऊँगा, मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो स्टार्ट हमारा यहीं से होता है कि लेट्स हम जब भी घर से बाहर निकलने लगे, हमें पता है कि हमने ट्रैवल करना है, तो हम उसको आजकल आईटी की दुनिया है, हमारे पास हर किसी के पास इंटरनेट की एक्सेस फैसिलिटी वगैरह है, तो हम थोड़ा सा ये देख लें, आइडिया कर लें कि जी फाइन अगर हमने इस डेस्टिनेशन के ऊपर जाना है तो एक कौन सा शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट हमें अवेलेबल है और कौन सा रूट है जिस पे हमें सिग्नल्स कम मिलेंगे, जिस पे हमें ट्रैफिक का रश कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमने किसी जगह पे जाना हो, दरमियान में अगर ऑफिस का टाइम, ऑफिस या स्कूल आते हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर मॉर्निंग में जाएंगे या नून के अंदर जाएंगे या इवनिंग में जाएंगे तो ये पीक टाइम होगा, इसमें हमें रश मिलेगा। तो सबसे पहला तो ये है कि जब भी हम अपनी जर्नी को प्लान कर रहे हैं हमें अकॉर्डिंगली देखा भी करें कि हमने जिस जगह पे जाना है उसका रूट क्या है, रास्ते में हमें क्या क्या मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि एक बहुत बड़ा इशू जो है जो हम ड्राइवर हजरात हमारे ना उसको इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारे एयर प्रेशर्स का। गाड़ी के जो टायर्स होते हैं हम उन पर फोकस नहीं करते हैं, इवन कि हमें इस बात का आइडिया भी नहीं है कि जितना हमारा गाड़ी के टायरों का प्रेशर कम होगा वो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारा उसके फ्यूल कंजम्पशन पे जा रहा होता है। तो हम लोग ये करते हैं महीने में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा, 2 हफ्ते बाद, या किसी ने कह दिया कि जी आपका टायर का देखें हवा कम है तो हम जाके चेक करवा लेते हैं, वरना हमें वो ट्रेंड नहीं है कि हम उसको खुद से बाकायदगी के तौर पे हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको चेक करवाएं कि उसका क्या प्रेशर क्या चल रहा है उसके अंदर।
तो एक ये बहुत लाजमी चीज़ है कि जब भी हम ट्रैवल करने से पहले जैसा इसको हम मद्देनज़र रखें। इसी तरीके से जो हमारा उसमें हमने मेंटेनेंस करनी होती है, फॉर एग्जांपल कि आपने ऑयल चेक करना है उसका, या गाड़ी के अंदर आपने उसका एयर फ़िल्टर जिससे मैं बात कर रहा था वो साफ़ है। ये वो वाली चीज़ है कि ये ऑलरेडी आपके हर वक़्त जो आपको चाहिए कि जब भी आपके पास अगर आपने कोई भी व्हीकल रखी हुई है तो ये चीज़ आप मेंटेन करके रखें। आप इसमें इंतज़ार ना करें कि जब मैं ऑयल चेंज करवाने जाऊँगा या जब मैं पेट्रोल भरवाने जाऊँगा तो उसको मैं प्रेशर चेक करवाऊँगा या एयर फ़िल्टर में हवा उसको लगवाऊँगा जब मैंने ऑयल चेंज करवाना होगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए, इसको एक बाकायदा अपनी रूटीन का हम हिस्सा बनाएँ और उसके लिहाज से हम इसको इसको क्या करें। और दूसरी बात ये कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम किसी तरीके से जो है अपनी कार पूलिंग वगैरह इन चीज़ों को जो है प्रमोट करें। हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि हम जब भी निकलते हैं, घर से हम निकल रहे होते हैं, एक बंदा होता है वो अकेले गाड़ी में जा रहा होता है, हालाँकि हो सकता है थोड़ी देर बाद उसके भाई ने या उसके बहन ने या किसी और ने कहीं और भी जाना हो, तो हम तो एक इसको हम घर से स्टार्ट भी कर सकते हैं कि इवन कि लेट्स से जिस तरह की हमारी सिचुएशन है, अगर लेट्स से हम पब्लिक के लिए भी कार पूलिंग उस तरीके से नहीं जा सकते, सिक्योरिटी रीज़न बहुत सी बाकी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इवन हम अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि लेट्स हम ऐसा प्लान कर लें, स्केड्यूल करें अपनी राइड्स को कि लेट्स अगर हमने घर से निकलना है तो हम कोशिश करें कि अलग-अलग गाड़ियों में जाने के बजाय या अलग लेट्स अगर आपने प्राइवेट व्हीकल या कोई कैब भी लेनी है, उसकी बजाय आप कोशिश करें कि कलेक्टिवली अगर आप जा सकें तो इसकी अशद ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर आप बात करें तो अभी जो हमारी कंट्री के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। आपने बात की कार पूलिंग की कि उसका रुझान बहुत कम है। आपकी राय में पाकिस्तान में जो रुझान है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें आपकी बसेज़ हो गई या मास ट्रांसिट, रैपिड बस ट्रांसिट जो आपके हमारे डिफरेंट शहरों में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में प्रोजेक्ट्स आए हैं, या ओवरऑल जो इंटरसिटी या इंट्रासिटी बस ट्रांसपोर्टेशन में वो रुझान क्यों है? इसको हम किस तरह बेहतर किया जा सकता है ताकि हम इनकरेज कर सकें इंडिविजुअल कम्यूटर्स को कि आप बजाय कि आप प्राइवेट व्हीकल्स में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जी सफ़र साहब, करें? इसके लिए ना सबसे पहले जो हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है वो हमें इस बात पे है कि हमें अपना पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैसिलिटीज़ को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम लोग क्यों अवॉइड क्यों करते हैं कि इसलिए कि हम लोग कहते हैं जब हम घर से निकलते हैं हम कहते हैं एसी वाली गाड़ी हो, आराम से हम सुकून से बैठ के जाएँ हो जाए। अगर यही लेट से फैसिलिटीज़ अगर हम पब्लिक सेक्टर के अंदर ले आएँ, फॉर एग्जांपल जिस हमने भी बात की कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, उधर जैसा मेट्रो स्टेशन चल गए, आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे जिनके रूट के अंदर वो मेट्रो स्टेशन या स्टॉप आते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हम उसी के अंदर जाएँ, इसलिए वो आराम से घर से निकलते हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी भी है, एसी की भी उनको मिल जाती है, वो आराम से चले जाते हैं। तो बेसिकली ये है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें बहुत अशद ज़रूरत है, और दूसरी बात ये कि मेन जो चीज़ हम अभी भी जिस तरह इवन कि अगर आप ये बिग सिटीज़ की भी बात करें कि उसमें हम लैक देख रहे हैं उसमें, फॉर एग्जांपल अगर मेट्रो स्टेशन भी हैं लेकिन मेट्रो स्टेशन को फीडिंग के लिए हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट का जरिए नहीं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस्लामाबाद की बात करूं कि अगर फ़र्ज़ करें मैं G11 या G12 में रहता हूं और अगर मैंने सेक्रेटरीट के अंदर जाना है तो उसके जो नियरेस्ट जो मुझे मेट्रो स्टेशन अगर मिलता है वो G9 में मिलता है। तो लेट्स से अगर मैं G10 में, G11 से वहाँ से G9 आने के लिए अगर मैं प्राइवेट कैब करता हूँ तो मुझे वही ऑलमोस्ट वही पड़ जाता है, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा। मैं ये कहता हूँ यार मैंने G9 तक भी जाना है तो इससे बेहतर है यार मैं आगे ही चला जाता हूँ। तो बेसिकली जो फीडिंग स्ट्रक्चर जो है हमारा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी लेट्स जैसे मेट्रो स्टेशन वगैरह है, उसकी बहुत कमी है। अगर हम इसको इम्प्रूव कर लें किसी तरीके से, हम कोई जिस तरह के अभी 3 व्हीलर्स चला लें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई इस तरह का कोई ले आएँ, जिस तरह गोल्फ कार्ट होती है इस तरह की कोई हम स्मॉल व्हीकल्स अगर इस तरीके से कर लें जो फीडिंग स्टेशन के तौर पे इस्तेमाल हो सके, जिस पे ज़्यादा खर्चा भी ना है। लेट्स से अगर आपका मेट्रो का फेयर 30-40 रुपीज़ है तो इसी फेयर के तकरीबन ऑलमोस्ट इसी की रेंज के अंदर हमें इस तरह के कोई ट्रांसपोर्ट का मीन मिल जाए कि हम स्टेशन तक आ सकें। और एक जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं या लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, उसमें ये है कि अगर हम पार्किंग फैसिलिटीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कि जिस तरह के आप अगर देखें इंटरनेशनली भी ऐसा होता है, ऐसे स्पॉट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर जिस तरह मैं बात करता कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कोई फीडिंग का सिस्टम होना चाहिए, इसी तरीके से अगर कोई पार्किंग की फैसिलिटीज़ हो कि लेट्स से अगर मैंने इस्लामाबाद से मैं निकल रहा हूँ, अगर मैंने पिंडी जाना है तो मैं मेट्रो स्टेशन पर जाऊँ, वहाँ पार्किंग की फैसिलिटी में जाके अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करूँ, और ना कि ये कि मैं अपनी प्राइवेट व्हीकल में 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करूँ। मैं आराम से 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करूँ, जाके मेट्रो स्टेशन पर अपनी गाड़ी, अपना बाइक, जो भी मेरे पास ट्रांसपोर्ट है उसको मैं वहाँ पार्क करूँ, आराम से मेट्रो लूँ और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे चला जाऊँ। तो हमारे मुल्क के अंदर भी इस चीज़ की भी कमी है। हमारे मेट्रो स्टेशन आप देखें उस तरीके से पार्किंग की फैसिलिटीज़ नहीं है। आप जाके इवन 1-2 गाड़ियाँ भी, आप बहुत स्टेशन ऐसे भी हैं जहाँ आपको इवन 1-2 गाड़ियाँ भी जाके नहीं खड़ी हो सकती हैं। तो इसकी हमें अशद ज़रूरत है कि हम जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाते हैं, उनके जो बस स्टेशन या बस स्टॉप्स वगैरह बनाते हैं, उसमें हम इस तरह की फैसिलिटीज़ दें। और जो मेरे ख्याल से जो एक सबसे बड़ा इशू जो लोग अवॉइड करते हैं वो ये है, तो लोग कहते हैं जी जाएंगे हमें टिकट लेना पड़ेगा, हमें लाइंस में लगना पड़ेगा।
तो इसका भी सबसे मेरे ख्याल से इस तरह के हमें इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे कि फॉर एग्जांपल कि घर बैठे बैठे ही हमें बस का रूट पता चल जाए कि जी बस इतने बजे आएगी, इतने बजे स्टॉप पे पहुंचेगी, इतने बजे लीव करेगी। हमें जिस तरह टिकट का है वो हमें ऑनलाइन होना चाहिए कि ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाए, ऑनलाइन ही हम उसको घर बैठे हुए हम इवन रास्ते के अंदर हम उसको बुक करवा सकें। इससे ये वो वाली चीज़ें जो लोगों को डिस्करेज करती हैं। लोग कहते हैं कि जब मैंने लेट्स से ऑफिस जाना है, मैंने अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है, यार मैं जाऊँगा, मैं लाइन में लगूंगा, टिकट लूँगा, पता नहीं कितना रश होता है कितना नहीं होता। तो हम इस तरह की चीज़ों में ईज़नेस पैदा करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें कि वो घर बैठे आसानी से बुकिंग शुकिंग करवा सकें, उनको टाइमिंग का पता हो कि हाँ इस टाइम पे आने हैं बस ने और इस टाइम पे जाना है। तो मेरे ख्याल से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसको ना इसके पैरेलल में इसकी भी ज़रूरत है। जिस तरह कि अभी मैं टाइमिंग की बात करूँ कि स्केड्यूल ऑलरेडी हमें पता हो, तो उसमें यह है कि हमें डेडिकेटेड लाइन्स की ज़रूरत है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हमें ऐसे इंसेंटिव्स पैदा करने चाहिए कि लेट्स से कोई एक पब्लिक बस है तो जहाँ पॉसिबल उसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर दिया जाए। इसी तरीके से उसके लिए टाइमिंग की उसके लिए पाबंद किया जाए कि लेट्स से अगर एक स्टेशन पे बस ने इतने बजे पहुँचना है तो उसको वहाँ पहुँचना चाहिए। तो इसलिए कि अभी भी मेन चीज़ें यही होती है कि लेट्स से अगर मैं भी घर से निकलता हूँ ना, अगर मैंने कहीं पहुँचना होगा तो मुझे ये सबसे बड़ा इशू ये होता है कि यार पता नहीं बस मिलेगी मुझे टाइम पे, आएगी कि नहीं आएगी, मैं लेट हो जाऊँगा। तो ये वाले फैक्टर्स जो होते हैं ये बेसिकली लोगों को डिस्करेज कर रहे होते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से इन चीज़ों को ओवरकम कर लें, ये वाली फैसिलिटेशन आम लोगों को देने लग जाएँ, तो हर कोई प्रेफर करेगा कि यार मेरे जो पॉकेट से जो मैंने पे करना है अपनी कॉस्ट को, मैं किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस करूँ। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका एडिशनल खर्चा हो। लेकिन बात ये जब फैसिलिटीज़ पे आते हैं, कंफर्ट पे आते हैं, तो लोग जो थोड़ा सा इसको अवॉइड करने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये वाली चीज़ें हम करने शुरू कर दें, तो इसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर फैसिलिटेट करें, इस तरह की आसानियाँ पैदा करें, तो मेरे ख्याल से लोग जो हैं वो हैप्पीली और इंकरेज होंगे कि फ़ाइन के वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करें ना कि अपनी प्राइवेट व्हीकल्स को। राइट, वेरी वेल सेड। इसमें दोनों तरीके से कि एक तो उसमें स्टेट अथॉरिटीज़, सिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट करें, उसको एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिस आपने फीडिंग का जिक्र किया कि एडुकेट लेवल ऑफ डिस्टेंस पे वो अवेलेबल हो ताकि लोग प्रेफर कर सकें। इसमें खलील साहब एक और चीज़ भी जानी जो मैं वो मिस कर गया हूँ कि उसमें हम जिस तरह की इस तरह की हम पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर भी ऐसे कोई इंसेंटिव्स होने चाहिए कि लेट्स से कि अगर एक ऑफिस है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को पता है कि एक ही एरिया से आते हैं, तो वो हम ऑफिस के ऊपर कोई ऐसी इंसेंटिव दे के फाइन, अगर कोई बंदा अपनी व्हीकल में आ रहा है, अगर अपने साथ किसी और को भी लेकर आता है, उसको किसी किस्म की भी कोई राय दी जाए, उसको कोई टाइमिंग की फैसिलिटेशन दे दी जाए, या कोई और उसका यानी बाकी सब कोलीग से मिलकर उसको कोई मंथली के तौर पर उसको कुछ ना कोई इंसेंटिव दे दिया जाए, उसको इनक्रेज किया जाए कि फ़ाइन कि आपने एक ही ऑफिस में आना है, एक ही टाइम पे आना है, आप अकेले भी आ रहे हैं, अगर रास्ते में आपके कोई कोलीग्स वगैरह आते हैं कोई, तो इस तरीके से कोई इंसेंटिव मैकेनिज्म बना के हम इस तरीके से भी जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह है उसके अंदर हम इंकरेज कर सकते हैं कि वहाँ से एक ही बेसिक बात ये है कि हमें ट्रेंड पैदा करने की ज़रूरत है। लेट्स अगर ऑफिस में एक बंदा इस तरह करना शुरू करेगा तो फिर उसमें थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि फ़ाइन अगर मैं किसी और जगह पर भी जा रहा हूँ, कोई और बंदा भी मेरे साथ जा रहा है तो नो इशू, मैं उसको साथ कैरी कर सकता हूँ। तो वो एक जो कहते हैं ना आइस ब्रेकिंग, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के इंसेंटिव्स दे के हम इस तरीके से, मैंने घर की बात की, हम घर से स्टार्ट करें। इसी तरीके से ऑफिस वगैरह हो गए, इस तरह स्कूल्स वगैरह हो गए, स्कूल्स के जिस तरह के बसेस के भी हम देखें ट्रेंड बहुत कम है। आपके जितने भी बड़ी चेन है स्कूल चेन्स देखें आप, देखो उसमें बसेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि जब हम लोग छोटे होते थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, हम ज़्यादातर ट्रैवल जो होता था हमारी बसेस होती थी स्कूल्स की, कि सारे के सारे हमें पता होता था यार इतने बजे बस आएगी, हमने जाना है, हमने वो करना है। लेकिन अभी देखें ये वाली चीज़ डिस्करेज होती जा रही है। तो बेसिकली हमें ये ज़रूरत है कि हमें इस तरीके से स्कूल्स हो गए, हमारे अपने घर हो गए, हमारे जो ऑफिस वगैरह हो गए, उसके अंदर से हमें लोगों को पहले प्रमोट करना पड़ेगा, उनको इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा कि वो इस तरीके से हैं। इस तरीके से आस्ता आस्ता फिर देखते देखते एक दूसरे को लोग देख के इस कारपूलिंग और इस चीज़ को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फोकस करना शुरू करेंगे। राइट, बड़ा आपने अच्छा बताया कि हमें कोई इनोवेशन प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करानी चाहिए और उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। आजकल वो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी बात चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के एफर्ट से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी आ गई। ये बताएं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनल कंबशन इंजन जो हमारे ट्रेडिशनल होती हैं, या हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होती हैं, और वो किस तरह एनर्जी एफिशिएंसी में बेहतर हैं वर्सेस आपके ट्रेडिशनल कार्स। सर इसमें ऐसा है कि जिस तरह की भी आपने बात की कि ज़्यादातर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स तो ऐसी होती हैं कि वो आपके दोनों पे चल रही होती है, उसमें आपको अल्टरनेट ऑप्शन होती है, आप उसको जो आपका ये कन्वेंशनल फ्यूल होता है आप उससे भी रन कर रहे हो, तो उसमें मोटर्स वगैरह लगी होती है, एक स्पीड लिमिट होती है, उधर तक आप फ्यूल यूज़ कर रहे होते हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी जो है आपकी इलेक्ट्रिक पर चली जाती है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो तो प्योर इलेक्ट्रिकल होती हैं, वो आपने सिंपल आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा, उसमें आपको फ्यूल वगैरह अल्टरनेट फ्यूल की ऑप्शन नहीं होती है। तो बेसिकली तो फ़र्क जो है दोनों में हाइब्रिड और अल्टरनेटिव में ये है। और सेकंड जो क्वेश्चन आपका ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव कैसे है, तो वो इस लिहाज से है कि अगर आप एक चीज़ होती है आपकी
कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ना, तो हम बेसिकली अगर आप उसका कंपैरिजन करें कि लेट्स से कि अगर आपने एक आपने कन्वेंशनल एक गाड़ी आपने ली है, आपको सस्ती तो मिल गई है, लेकिन अगर आप उसका एस्टिमेट लगाएं कि फ़ाइन अगर मैंने एक गाड़ी सस्ती ले ली है, लेट्स अगर नेक्स्ट 3 ईयर्स नेक्स्ट 5 ईयर्स अगर मैंने इस पर ट्रैवल करना है, इसमें अपना फ्यूल डालना है, तो उसकी फ्यूल कॉस्ट करके टोटल मुझे उसकी मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट वो डाल के कितनी बनेगी। और इसी तरीके से अगर मैं अल्टरनेट ईवी के पे जाता हूँ या हाइब्रिड के ऊपर जाता हूँ, और दो कि जब मैं उसको बाय करूँगा तो मुझे नजर आएगा ये तो बहुत महंगी है, लेकिन अगर मैं उसको ओवरऑल निकालूँ कि लेट्स से नेक्स्ट 5 ईयर नेक्स्ट 10 ईयर्स में अगर मैंने इसको ट्रैवल में यूज़ करना है, इसको मैंने चार्ज करना है, और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस मुझे क्या पड़ेगी, और अगर उसकी बजाय अगर मैं इसमें फ्यूल डलवाऊंगा और फ्यूल की प्राइस मुझे क्या मिलेगी, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो वो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि उससे हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर ज़्यादा बेहतर चीज़ कौन सी ज़्यादा बेहतर है। इसमें वही बात है जैसा एक हमारे माशरे के अंदर एक कहावत चलती है कि जी सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो बेसिकली हमें इस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की, कि लोगों को इस बात का आइडिया हो कि यार फ़ाइन के आप जब चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, आप सिर्फ ये ना देखें कि उसको ख़रीदते हुए मुझे क्या कॉस्ट हो रही है, आप बल्कि ये देखें आपने वो चीज़ ख़रीदने के बाद उसको खड़ा नहीं कर देना घर में, आपने उसको चलाना भी, आपने उसको यूज़ भी करना है, उसमें अपने फ्यूल भी डालने, उसकी अपनी मेंटेनेंस भी करनी है। तो जो आप ये पूछें कि वो सस्ती कैसे पड़ती है, तो उसमें आप ये देखें लेट्स आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें तो उसमें वो मेंटेनेंस की वो चीज़ नहीं होती। जैसे आप अगर दूसरी कन्वेंशनल आप आइस इंजन को आप देखें तो उसके अंदर आपकी मेंटेनेंस भी होगी, आपने उसमें ऑयल भी चेंज करवाना है, आपने उसे XYZ बाकी चीज़ें भी उसमें देखनी है। लेकिन आप हाइब्रिड में चले जाएँ उसके अंदर, क्योंकि आपका जो पार्ट्स होते हैं, जो मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह होते हैं वो कम होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो उसके जो आपकी मेंटेनेंस और वो बाकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो आपकी बहुत कम पड़ जाती है कन्वेंशनल कंपैरिजन टू कन्वेंशनल व्हीकल। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें उसका कंपैरिजन करें तो फ्यूल कॉस्ट को भी डालें, मेंटेनेंस कॉस्ट को भी डालें, तो वो जो आपको एक फ्रंट कॉस्ट या अप कॉस्ट जिसे हम कहते हैं ख़रीदने में पड़ी है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगा कि यार फ़ाइन कुछ अर्से बाद 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद ये मुझे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, ना कि मैं कन्वेंशनल एक गाड़ी ले लूँ तो वो मुझे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। राइट, आपने मुझे अगले सवाल का भी जवाब उसमें दे दिया है, तो आई थिंक आई विल कंक्लूड है। थैंक यू उमर साहब, आपने बताया कि एनर्जी एफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट कि हमारा पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो काफ़ी एक्सेसिव है, इट्स ओवर $1 बिलियन अ मंथ। उसको अगर हमने एड्रेस करना है और हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करना है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज़ वन ऑफ द की सेक्टर जिसमें हम बड़े इम्पॉर्टेंट छोटे से स्मॉल स्टेप्स लेके इफ़ेक्टिव मेजर्स लेके अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से मेंटेन करके एयर प्रेशर्स जो ना वो मेंटेन करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इनकरेज करें, एंड देन अल्टरनेटिव फ्यूल्स, दोज हु कैन अफोर्ड अल्टरनेटिव फ्यूल्स लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स को आप उसमें जो ना उसकी परचेज पे फोकस करें, रादर देन कि हम गाड़ी की जस्ट उसकी अप फ्रंट कॉस्ट पे फोकस करें। वी कैन लुक एट द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के वो इंटायर पीरियड में, लेट से 5-6 सालों में कितना वो अगर किसी एक उसकी ओनरशिप करते हैं तो क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं वर्सेस के आपके इंटरनल कंबस्शन इंजन से। सो दीज आर ये सम ऑफ दी छोटे ऐसे इकदाम हैं जिससे लेके इंडिविजुअल कम्यूटर्स, ड्राइवर्स, ओनर्स can make a lot of difference in improving energy efficiency in the transport sector. Thank you, Umar Saab. थैंक यू खलील साहब।